संदेश झूठ से हटके। मतदाता की चुप्पी से किसकी जमीन खिसकी है? साहेब परेशान है, बाकी नेता भी हैरान है। और अगर मतदाता खामोश है तो दूसरे चरण में भी ये खामोशी क्या बरकरार रखेगा? इस खामोश मतदाता की खामोशी के और कम मतदान के, उसके उदासीन रहने के क्या कारण आपको दिखाई देते हैं और चुनाव पर उसके क्या असर दिखाई देते हैं? जी ओम सैनी जी। देखिए, जैसे ही ये सारा सिलसिला नजर आता है, बिल्कुल 1977 जैसा है। जब हम जेल के अंदर गए थे तब कहा गया था कि इनके जाने से कुत्ता भी नहीं रोया, और जब बाहर आए तब भी ऐसा ही लग रहा था कि कुत्ता फिर नहीं रोया, फिर वैसा का वैसा ही माहौल और खामोशी के साथ में। लेकिन जब चार पार्टियां एकजुट हो गई और उसके बाद में जब मैदान में गए तो हिम्मत नहीं थी कि शायद ऐसा कुछ होगा जैसा देखने को मिला। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का कहीं पता नहीं था, और चार दलों का जो संगम था वही अर्थपूर्ण हो रहा था। उसका मतलब यह है कि बिल्कुल वैसी की वैसी खामोशी कि मोदी जी इतने मुखर रहे हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो भी इतने मुखर रहे हैं, और जिस तरीके से विपक्ष को जलील करने का और उस पर जैसी शिष्टता के साथ में जवाब दिए गए, उतने नंगेपन के साथ में जवाब नहीं दिए। और जो यात्राएं हुई और उसके बाद में जो ये मतदान जो हुआ, तो ये मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल लगभग वैसा ही हुआ जैसा सन 77 में हुआ था। तो ये मतदान एक विस्फोट की खबर दे रहा है, एक परिवर्तन की सूचना दे रहा है कि जो 102 पे हुआ है वो बाकी पे भी इसी तरीके का सिलसिला बनेगा। और जिस तरह की खबरें सुनने को मिली है कि हमारे प्रधानमंत्री परसों रात को नागपुर पहली बार गए 10 साल के अंदर, और उनकी क्या क्या किन लोगों से कैसी कैसी बातचीत हुई है, और संघ के दफ्तर में संघ के लोगों के साथ में या जो राजभवन में बैठ कर के ये चर्चा हुई है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। और वो छिपा हुआ यही है कि जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें वापसी का कोई सिलसिला बनता नहीं है। तो 400 का तो बिल्कुल नहीं बनता है। निश्चित रूप से वो जो एक मैजिकल नंबर है 272, वो भी नहीं बनेगा। तो ये जो चुपके रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टी के साथ में ये जो इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें शायद 26 से 28 दल शामिल है, वो अपने एक तेवर में सामने आएंगे। तो उसका कैसे मुकाबला करना है, क्या करना है, और कैसे इनको भी रोकने की कोई संभावना है क्या, इस पर सारी चर्चाएं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि 1977 का चमत्कारिक जो नतीजे थे, वैसा कुछ होना चाहिए। अगर इस खामोशी का कोई अर्थ अगर और तो कोई मिलता नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है दूसरा, सिर्फ 77 का उदाहरण है, जिसको कि मैं चश्मदीद हूँ उसका और भोगा हुआ। कि आप राजस्थान के दूसरे चरण में क्या होने वाला है, और पहले चरण में जो आप अब तक बता चुके हैं, आपने पिछली बार बताया था, उसमें क्या कोई संशोधन तो नहीं है? कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ भाजपा की 1-2 सीट बढ़वा दीजिए सर, क्या जाता है ना? तो नहीं बढ़ रही है तो कोई बात नहीं, आप भी क्या कर लेंगे, ये हम अपने दर्शकों के साथ में कोई बेईमानी तो कर नहीं सकते हैं। तो मोहनलाल खंडवा सर ये कह रहे हैं, बताइए सर इनको। तब भाजपा ने 2019 में इन 12 सीटों में से 2 सीटें 4 लाख के अंतर से जीती थी, 5 सीटें 3 लाख के अंतर से जीती थी, और 2 सीटें 2 लाख के अंतर से। एक सीट पर 1 लाख था और वोटों से ज्यादा का अंतर इनमें ये सब कुछ था। लेकिन जब 2023 के विधानसभा चुनाव हुए तो स्थितियां पलट गई, स्थितियां बिल्कुल अलग हो गई। और उनमें होने से ये पता लगा कि जो 12 सीटों में से 7 सीटों पर विपक्ष यानी कांग्रेस का लोकसभा जो क्षेत्र बनते हैं, 8-8 सीटों के साथ में एक लोकसभा क्षेत्र बनता है, तो 7 सीटों पे बड़ा स्पष्ट रूप से कांग्रेस की उसमें लिप्टी नजर आ रही थी। अभी वो मुझे लगता है कि वो 7 और वो जो पहले दो का वो 12 सीटों पे जो वोट हुआ है उसमें 50% का सिलसिला तो बिल्कुल साफ है। यानी नागौर से
हनुमान बेनीवाल जो गठबंधन के उससे आए हैं, और मुरारी विधायक जो दौसा से हैं, कामरेड अमराराम जो सीकर से लड़ रहे हैं, ये भी और तारानगर में राहुल कसवा जो है, ये ऐसे इस तीखे संघर्ष के साथ में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो 7 सीटें बता रहे हैं वो कम से कम 2.5 में क्रॉस होकर के आगे बढ़ेगी। तो मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन 2.5 का जोखिम तो लिया जा सकता है। तो 10 या 12 चुनाव हो सकती है फिलहाल उस तरीके की, क्योंकि जैसा ये अंदाज ही नहीं था कि इस तरह वोटिंग ड्रॉप होगा। ये लोग तो समझ रहे थे, मतलब सत्ताधारी दल समझ रहा था या एनडीए गठबंधन समझ रहा था कि जब 3-3 लाख की मार्जिन से, 4-4 लाख की मार्जिन से, 2-2 लाख की मार्जिन से सीटें विन हुई हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो सब 2023 के अंदर जब कांग्रेस पराजित हुई है, लेकिन लोकसभा के इन विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह से उसने अपनी बढ़त बढ़ाई है, जिसमें 7 सीटें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि 7 लोकसभा की सीटें कांग्रेस के हक में जा रही हैं, जिनके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस लोगों से संपर्क करने की जरूरत नहीं बचा हुआ। तो उसका अब जो दृश्य बन रहा है, तो मैं ये तो बता ही रहा हूं कि 12 में से 7 तो सब मान रहा है, ये गोदी मीडिया भी कह रहा है कि 7 सीटें इस तरीके से निकल रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 2.5 की संख्या क्रॉस करेंगे और 25 में से 12-15 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। इसमें तो इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस तो है ही, लेकिन साथ में जो 3 सीटें गठबंधन की है वो जोड़ते हुए कहें तो वो 2.5 की संख्या में आगे बढ़ती है। अब जो बाकी आने वाले जो 13 सीटें हैं उन पे बात करने का सिलसिला होना चाहिए, क्योंकि उस पे ये जो टोंक सवाई माधोपुर की सीट है, इस पे सारा सब कुछ सचिन पायलट और मतलब मीणा और गुजर के कॉम्बिनेशन की सीटें हैं। ये जो सचिन पायलट और हर्ष मीणा जो वहां से लड़ रहे हैं वो बेहतर स्थिति में होंगे। अजमेर की सीट है, कोटा है, झालावाड़ 12 है जिससे कि वसुंधरा जी के इलाके की बात की सीटें हैं। चित्तौड़गढ़ है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लड़ रहे हैं राजस्थान के। बांसवाड़ा डूंगरपुर है जिसमें वो एग्जीक्यूटिव, वो जो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे मालवीय, जो वहां पर गए हैं, और आज मोदी जी ने वहां पर भाषण भी दिया है शाम को जाकर के, वो सारे देवी देवताओं को याद करते हुए कहा है। और मैंने सुना है कि वहां पर कुछ इस तरह की अफवाह फैल रही है कि जिन लोगों ने, क्योंकि काफी अरसे से जो असंतोष था आदिवासियों में, उसको लेकर के धर्म परिवर्तन भी हुआ है, तो जो लोग ईसाइयत को ग्रहण कर चुके हैं उनको कहा गया कि तुम वापस आ जाओ वरना तुम्हारा यहाँ रहना दुभर हो जाएगा। इस तरह की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की चर्चा बड़े जोरों पर है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। तो वहाँ इस तरह का दृश्य बना हुआ है। और पाली भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में जालोर और सिरोही, जहाँ पर के मुख्यमंत्री निवर्तमान के पुत्र लड़ रहे हैं, वहां भी कांटे की टक्कर दिख रही है। बाड़मेर की सीट बिल्कुल साफ साफ निकलती हुई नजर आ रही है, और लगता है कि हरीश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री है उनके लिए संकट पैदा होने जा रहा है। एक इंडिपेंडेंट तो है जो पहले भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते थे और जोधपुर यूनिवर्सिटी के वो छात्र नेता रहे हैं, और अब वो बिल्कुल खिलाफत में खड़े हैं। तो यहाँ कांग्रेस और उन्हीं के साथ में मुकाबला है। कैलाश चौधरी तो तीसरे नंबर पर है। भीलवाड़ा की सीट पे सीपी जोशी जो पहले स्पीकर थे निवर्तमान सरकार के साथ में, वो मैदान में है और उनकी स्थिति काफी ठीक है। जोधपुर में जो पानी वाले मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके मुकाबले दूसरे राजपूत खड़े हुए हैं। तो राजपूतों का जो मन बना हुआ है पूरे गुजरात से लेकर राजस्थान और यूपी तक, उसका नतीजा क्या होगा आप सहज अंदाज लगा सकते हैं। राजसमंद एक ऐसी सीट है जिसपे संघर्ष मजबूती के साथ में होगा। अभी कुछ कहना जल्दी होगी, लेकिन इन 13 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ विशेष जाने वाला नजर नहीं आ रहा। जी।